गुड मॉर्निंग बेटा। आज हम करेंगे बेटा मॉर्फोलॉजिकल एंड एनाटॉमिकल एविडेंसेस। कल इसमें हमने 2 पॉइंट्स डिस्कस कर लिए थे अबाउट द होमोलोगस ऑर्गन्स एंड एनालॉगस ऑर्गन्स, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर नीट। ठीक है, तो होमोलोगस ऑर्गन्स में कल हमने पढ़ा था होमोलोगस, आप याद रखोगे बाई HD, H फॉर होमोलोगस, D फॉर डाइवर्जेंट। ऐसे ऑर्गेनिजम्स जो क्या शो करते हैं, डाइवर्जेंट एवोल्यूशन शो करते हैं। देन एनालॉगस ऑर्गन्स, एनालॉगस ऑर्गन्स हम याद रखेंगे बाई AC। देन A फॉर एनाटॉमिकल, C फॉर कन्वर्जेंट। ऐसे ऑर्गेनिजम्स जो क्या शो करते हैं, कन्वर्जेंट एवोल्यूशन। ओके, नेक्स्ट बेटा हम करने जा रहे हैं आज, इसी में ही एक और पार्ट है वेस्टिजियल ऑर्गन्स। वेस्टिजियल ऑर्गन्स, तो देखो वेस्टिजियल ऑर्गन्स क्या होते हैं बेटा, ऐसे ऑर्गन जिनका बॉडी में कोई ज्यादा यूज नहीं होता, ठीक है, विच आर नॉन फंक्शनल, उनको क्या बोलेंगे, वेस्टिजियल ऑर्गन्स। दीज ऑर्गन्स विच आर इनकम्प्लीटली डेवलप्ड, मीन्स इन ऑर्गन्स की जो डेवलपमेंट होती है वो भी कंप्लीट नहीं होगी, तो फंक्शन कैसे करेंगे, ठीक है। एंड जनरली आर नॉन फंक्शनल, जनरली ये वाले ऑर्गन्स कैसे होंगे, नॉन फंक्शनल। बेटा ऐसे ऑर्गन्स जिनका बॉडी में कोई ज्यादा फंक्शन नहीं होगा, दीज आर नॉन फंक्शनल ऑर्गन्स, उनको हम बोल देंगे वेस्टिजियल ऑर्गन। बट ये ऑर्गन ऐसे हैं जो हमारे एंसेस्टर्स में एक तो वेल डिवेल्प थे, बहुत अच्छे से डिवेल्प हुए पड़े थे, और उनमें फंक्शनल भी थे। बट जैसे जैसे एडवांसमेंट होती गई, एवोल्यूशन होता गया, नए ऑर्गेनिजम्स बनते गए, इनका यूज खत्म हो गया। ठीक है, अगर कोई ऑर्गेनिज्म जिसका यूज नहीं हो रहा है तो वो डिवेल्प भी नहीं होगा फिर। ठीक है, तो दीज वर फंक्शनल एंड वेल डिवेल्प इन अवर एंसेस्टर्स। जैसे वेस्टिजियल ऑर्गन में हम यहाँ पे मैन का ही एग्जाम्पल ले रहे हैं, ह्यूमन बीइंग, होमो सैपियंस। ह्यूमन बीइंग में ओवर 100 वेस्टिजियल ऑर्गन्स आर प्रेजेंट, मीन्स हमारी अपनी बॉडी के अंदर बेटा कम से कम 100 वेस्टिजियल ऑर्गन प्रेजेंट होते हैं बेटा, जिनका बॉडी में कोई फंक्शन नहीं होगा। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल अब देखो एग्जाम्पल्स ले रहे हैं हम। नंबर 1, सीकम एंड वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स। सीकम कहाँ प्रेजेंट होता है, जब हम लार्ज इंटेस्टाइन पढ़ते हैं ना, तो लार्ज इंटेस्टाइन में इस तरह से एक पाउच सा बना होता है, हैविंग बाहर की तरफ वर्म लाइक स्ट्रक्चर्स निकला होता है, इस पाउच को हम बोल देते हैं सीकम, और ये जो वर्म की तरह स्ट्रक्चर अराइज हुआ यहां से, दैट इज नोन एज वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स। इट इज नोन एज वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स। ठीक है, तो मैन में सीकम एंड वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स, दीज आर वेस्टिजियल ऑर्गन। कैसे हैं बेटा, वेस्टिजियल ऑर्गन। तो देखो इन हर्बीवोरस, आगे हम एग्जाम्पल ले रहे हैं हर्बीवोरस। बेटा हर्बीवोरस के साथ यहां पे लिख लो नॉन र्यूमिनेंट्स। कौन से हर्बीवोरस, हर्बीवोरस क्या होते हैं, जो हर्ब्स खाते हैं। हर्ब्स जो खाएंगे, जो घास खाएंगे, उनको भी हम 2 कैटेगरी में डिवाइड करते हैं, एक होते हैं र्यूमिनेंट्स, एक होते हैं नॉन र्यूमिनेंट्स। तो हम यहाँ पे एग्जैक्टली किसकी बात कर रहे हैं, नॉन र्यूमिनेंट्स। एग्जाम्पल भी लिख लो, चाहे हॉर्स एंड रैबिट, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटा ऑब्जेक्टिव के लिए। हॉर्स, नॉन र्यूमिनेंट का एग्जाम्पल हम ले रहे हैं, नॉन र्यूमिनेंट, एग्जाम्पल हॉर्स एंड रैबिट, हॉर्स एंड रैबिट, हॉर्स एंड रैबिट, नॉन र्यूमिनेंट्स। अच्छा, दे हैव वेल डिवेल्प्ड लार्ज। ठीक है, तो सीकम एंड वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स, इन दोनों में नॉन र्यूमिनेंट्स का एग्जाम्पल ले रहे हैं, 2 एग्जाम्पल मैंने लिख दिए यहाँ पे, हॉर्स एंड रैबिट। इनमें कैसा होगा वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स, इट इज लार्ज एंड सर्व फॉर द
डाइजेशन ऑफ सेलुलोज, इनमें वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स कैसा होगा, लार्ज होगा, और वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स और सीकम में क्या होगा, देयर इज डाइजेशन ऑफ फूड दैट इज सेलुलोज। अब ये चीज आपको पता होगी कि हमारी बॉडी के अंदर बेटा सेलुलोज को डाइजेस्ट करने वाला कोई भी एंजाइम प्रेजेंट नहीं होगा, दैट मीन सेलुलेज इज नॉट देयर। ठीक है, जो नॉन रूमिनेंट्स होते हैं उनमें या रूमिनेंट्स जो होंगे उनमें भी प्रेजेंट होगा। तो देयर इज डाइजेशन ऑफ सेलुलोज बाय द बैक्टीरियल एक्शन। बैक्टीरिया क्या करेंगे, एक एंजाइम सीक्रेट करेंगे। बेटा एंजाइम का नाम क्या होगा, सेलुलेज। बैक्टीरिया सीक्रेट करेंगे एक एंजाइम दैट इज सेलुलेज, जो क्या करेगा, सेलुलोज को डाइजेस्ट कर देगा। ठीक है, इन मैन, अब आते हैं ह्यूमन बीइंग, जिससे हमने स्टार्ट किया था। ह्यूमन बीइंग में ये दोनों ऑर्गन सीकम एंड वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स दे आर नॉन फंक्शनल, मीन्स दे आर वेस्टिजियल, वेरी स्मॉल, एंड दे टेक कुक्ड फूड एंड बैक्टीरियल सेलुलोज डाइजेशन इज एब्सेंट। मतलब यहाँ पे क्या होगा, हमें पता है लार्ज इंटेस्टाइन है तो अनडाइजेस्टेड फूड यहाँ पे आएगा सिर्फ, बाकी और इसका कोई फंक्शन नहीं है। नेक्स्ट बेटा सेकंड ऑर्गन ऑरिक्यूलर मसल्स। ऑरिक्यूलर मसल्स होती हैं पिन्ना की मसल्स, हमारी जो पिन्ना है उनकी मसल्स को हम बोलते हैं ऑरिक्यूलर मसल्स, मसल्स ऑफ पिन्ना। अब आपने क्या देखा होगा, जैसे बेटा मैं एग्जांपल दे रही हूँ डॉग, ठीक है, या किसी कैटल का एग्जांपल ले लो। जब साउंड आती है तो ये अपने कान ऐसे खड़े कर लेते हैं, ठीक है। तो वो जो ईयर की मूवमेंट हो रही है, पिन्ना की मूवमेंट हो रही है, वो किस वजह से हो रही है, बिकॉज ऑफ द ऑरिक्यूलर मसल्स। बट हम अपना एग्जाम्पल ले लें, अगर हमने कोई आवाज सुननी हो तो हम अपने पिन्ना को मूव करवा सकते हैं, नहीं करवा सकते। तो हमारे अंदर ये जो ऑरिक्यूलर मसल्स हैं दे आर नॉन फंक्शनल, जबकि कुछ ऑर्गेनिजम्स होते हैं, जैसे एग्जांपल ले लिया मैंने डॉग या फिर कैटल, उनमें ऑरिक्यूलर मसल्स आर फंक्शनल, जहां से आवाज हो रही है फटाफट वो अपने कान ऐसे मूव करके आवाज सुनना शुरू कर देते हैं। तो मैनी मैमल्स हैव वेल डिवेल्प्ड ऑरिक्यूलर मसल्स टू मूव द पिन्ना, पिन्ना को मूव करने के लिए, टू पिक अप द साउंड। दीज मसल्स हैव बिकम रिड्यूस्ड एंड यूजलेस, क्योंकि हमारे अंदर इनका कोई काम नहीं है, हमने थोड़ी ऐसे कान की मूवमेंट करवानी है, ठीक है, हमें तो वैसे ही सुनाई देगा, फ्रीक्वेंसी हमारे कानों तक वैसे ही पहुंचेगी, ठीक है। तो हमारी बॉडी के अंदर दे आर रिड्यूस्ड एंड यूजलेस बिकॉज देयर इज नो यूज ऑफ मूविंग ऑफ पिन्ना। तो हमारी बॉडी में दीज ऑरिक्यूलर मसल्स आर नॉन फंक्शनल, तो वो क्या हुई, वेस्टिजियल ऑर्गन। थर्ड बेटा, थर्ड आईलिड, पहले समझ लो थर्ड आईलिड क्या होती है। बेटा हमारी आई में यहाँ पे अंदर की तरफ एक रिड्यूस्ड पार्ट है, ठीक है। कुछ ऑर्गेनिजम्स में ये पार्ट वेल डिवेल्प्ड होता है, जो थर्ड आईलिड होती है दैट इज ऑल्सो नोन एज निक्टेटिंग मेम्ब्रेन। इसको हम और क्या बोलते हैं, निक्टेटिंग मेम्ब्रेन। अच्छा, तो कुछ ऑर्गेनिजम्स, जैसे मैं एग्जांपल ले रही हूँ पिजन, ठीक है, बर्ड में भी होती है। तो कॉर्निया के ऊपर, जो कॉर्निया है ना, कॉर्निया के ऊपर एक कवरिंग होती है, ठीक है, जो उसको क्लीन करने का काम करती है। हमारे अंदर वो कवरिंग नहीं है, ठीक है, निक्टेटिंग मेम्ब्रेन इज एब्सेंट, रिड्यूस्ड है हमारे अंदर। यहां जैसे बस हमें थोड़ी सी दिखेगी, अदरवाइज देयर इज नो निक्टेटिंग मेम्ब्रेन, ठीक है। तो ये निक्टेटिंग मेम्ब्रेन उनमें क्या करेगी, कॉर्निया को क्लीन करेगी। हम अपनी आई को कैसे क्लीन करते हैं, बाय द ब्लिंकिंग। हमने अपनी आईज ब्लिंक करी, कॉर्निया क्लीन हो गया। उनको अपनी आईज को क्लीन करने के लिए क्या करना पड़ता है, निक्टेटिंग मेम्ब्रेन की हेल्प लेनी पड़ती है, ठीक है। इसीलिए ये निक्टेटिंग मेम्ब्रेन हमारे अंदर कैसी है, रिड्यूस्ड। यहां बिल्कुल कॉर्नर पे जो पोर्शन है दैट इज निक्टेटिंग मेम्ब्रेन या फिर थर्ड आईलिड। इन मैन इट इज रिड्यूस्ड ऑल्दो इट इज वेल डिवेल्प्ड इन सम ऑर्गन दैट इज इन फ्रॉग, pigeon and cat. Fourth example, canines and wisdom teeth. Canines teeth आपको भले से पता है, ठीक है, अच्छी तरह पता है। अच्छा, अब देखो टीथ में canines and wisdom teeth. wisdom teeth यहाँ पे, ठीक है, canines जो तीखे वाले दांत है। अब canines का काम क्या होता है,
चीर फाड़ करना, हमने थोड़ी कोई चीर फाड़ करनी है, ठीक है। और विजडम टीथ का काम क्या होता है, अच्छे से चबाना किसी चीज को। तो देखो कैनाइन्स आर वेल डिवेल्प्ड इन कार्निवोरस, कार्निवोरस होते हैं जो मांस खाते हैं, उनमें कैनाइन्स वेल डिवेल्प होंगे, ठीक है। जैसे आप एग्जाम्पल ले लो, डॉग भी खाता है, ठीक है, पर चलो वो हम पेट भी रखते हैं तो उनका एग्जाम्पल इतना अच्छा नहीं बैठेगा इसके ऊपर। हम एग्जाम्पल ले लेते हैं जो जंगली जानवर होते हैं, उनके कैनाइन्स बहुत अच्छी तरह डिवेल्प होते हैं, जैसे वुल्फ, ठीक है, बहुत अच्छी तरह कैनाइन्स डिवेल्प होंगे, वो चीर फाड़ करने का काम करेंगे। एंड लास्ट मोलर्स विच आर नोन एज विजडम टीथ आर वेल डिवेल्प इन हर्बीवोरस एनिमल्स, क्योंकि उन्होंने क्या करना है, उन्होंने हर्ब्स खाना है, तो उसको चबाना है अच्छी तरह से, ठीक है। तो चबाने के लिए कौन से दांत काम आएंगे, दैट इज विजडम टीथ, ठीक है। बट रिड्यूस्ड इन ह्यूमन बीइंग, बट हमारी बॉडी के अंदर क्योंकि इन दोनों का इतना ज्यादा फंक्शन नहीं होगा, च्यूइंग हम करेंगे बट ऐसा नहीं है कि हमें घास चबानी है, ठीक है, तो दीज आर रिड्यूस्ड। नेक्स्ट, इन अदर एनिमल्स, अब इसके अलावा ह्यूमन बीइंग के अलावा हम कुछ और भी एनिमल्स ले रहे हैं। नंबर 1, ग्रीन लैंड व्हेल्स। व्हेल्स नॉर्मली लैक, व्हेल्स में पेल्विक गर्डल एब्सेंट होते हैं एंड हाइंड लिम्स वो भी एब्सेंट होते हैं, पेल्विक गर्डल और हाइंड लिम्स। हाइंड लिम्स याद है ना, अब कल हम पढ़ रहे थे फोर लिम्स एंड हाइंड लिम्स, ठीक है, पीछे वाले लिम्स जो होंगे, तो दीज आर एब्सेंट इन व्हेल। बट एक एग्जाम्पल है ग्रीन लैंड व्हेल, ग्रीन लैंड व्हेल, ग्रीन लैंड व्हेल का हम एग्जाम्पल ले रहे हैं। इनमें सम वेस्टिजेस आर प्रेजेंट, पेल्विक गर्डल के कुछ वेस्टिजेस प्रेजेंट होते हैं, दैट इज वो कौन कौन से होंगे, फीमर एंड इशियम, फीमर एंड इशियम। तो देखो ग्रीन लैंड व्हेल पोजेस वेस्टिजेस ऑफ पेल्विक गर्डल, अंडरलाइन कर लो, एंड बोन्स ऑफ हाइंड लिम्स इनसाइड द बॉडी, और क्या नाम है उनके, फीमर एंड इशियम। सेकेंड एग्जाम्पल पाइथन एंड बोआज। पाइथन और बोआज दोनों ही क्या हैं, स्नेक, ठीक है। ड्यू टू चेंज इन मोड ऑफ लाइफ स्नेक हैव लॉस्ट द लिम्ब। अब स्नेक को लिम्स की जरूरत है कोई, फोर लिम्स या हाइंड लिम्स, नहीं है जरूरत, ठीक है। एंड गर्डल्स, गर्डल्स की जरूरत भी नहीं है, तो उनमें ये कंप्लीटली लॉस्ट हो जाते हैं। बट कुछ स्नेक के एग्जाम्पल हैं जैसे कि पाइथन एंड बोआज, दे स्टिल हैव पेल्विक गर्डल, उनमें अभी भी पेल्विक गर्डल और हाइंड लिम्स प्रेजेंट होते हैं इनसाइड द बॉडी। आगे बेटा एटाविज्म, नेक्स्ट टॉपिक हम शुरू कर रहे हैं। वेस्टिजियल ऑर्गन हमने कंप्लीट कर लिया, ऐसे ऑर्गन जिनका बॉडी में कोई फंक्शन नहीं होगा, दीज आर नॉन एज वेस्टिजियल ऑर्गन, ठीक है। अच्छा नेक्स्ट बेटा हम शुरू कर रहे हैं एटाविज्म। एटाविज्म, एटाविज्म, आप देखो व्हाट इज एटाविज्म, इट इज द अपीयरेंस ऑफ सर्टेन एंसेस्ट्रल कैरेक्टर्स, कुछ एंसेस्ट्रल कैरेक्टर डिवेल्प होना, ठीक है, विच हैड आइदर डिसअपियर, जो कैरेक्टर या तो खत्म हो चुके हैं या फिर रिड्यूस्ड, या फिर वो रिड्यूस्ड हैं अब। फॉर एग्जाम्पल पावर ऑफ मूविंग पिन्ना, अभी हम बात कर रहे थे ऑरिक्यूलर मसल्स की, तो मैंने आपको एग्जाम्पल दिया कि ह्यूमन में जो ऑरिक्यूलर मसल्स होती हैं दे आर वेस्टिजियल ऑर्गन, बट स्टिल बेटा 100 में से आपको एक ऐसा पर्सन मिल जाएगा जो अपने ईयर पिन्ना को मूव करवा सकता है, ठीक है। तो पावर ऑफ मूविंग पिन्ना इन सम पर्सन्स, कुछ लोगों में ये क्वालिटी होती है कि वो अपने पिन्ना को मूव कर सकते हैं, उनके पिन्ना मूव कर पाएंगे, ठीक है, मतलब उनकी ऑरिक्यूलर मसल्स फंक्शनल होंगी। अच्छा फिर कुछ ऐसे भी आपने ऑर्गेनिजम्स देखे होंगे, ठीक है, ह्यूमन बीइंग का ही एग्जांपल ले रहे हैं हम, जिनके जो कैनाइन्स होते हैं, ठीक है, ये जो तीखे वाले दांत हैं ये थोड़े ज्यादा लंबे होते हैं इन कंपैरिजन विद द नॉर्मल, नॉर्मल के कंपैरिजन में थोड़े ज्यादा लॉन्ग। एक्सेप्शनली लॉन्ग डेंस हेयर,
कईयों की बॉडी पे बहुत ज्यादा हेयर प्रेजेंट होते हैं, इसको बोलते हैं लायन बॉडी, ठीक है। शॉर्ट टेल इन सम बेबीज, कुछ बेबीज में टेल भी डिवेल्प हो जाती है बिकॉज टेल बोन इज स्टिल प्रेजेंट कोकिक्स, ठीक है, तो टेल बोन से टेल भी निकल आती है। एंड प्रेजेंस ऑफ एडिशनल मेमे इन सम, और कुछ में एडिशनल मेमे आर प्रेजेंट, मेमे मतलब मेमोरी ग्लैंड, सम मैमल्स में, सम फीमेल में एडिशनल मेमोरी ग्लैंड्स आर ऑल्सो प्रेजेंट, ठीक है। तो ये था एटाविज्म। नेक्स्ट बेटा, नेक्स्ट टॉपिक कनेक्टिंग लिंक्स। पहले समझना है व्हाट इज कनेक्टिंग लिंक। कनेक्टिंग लिंक, नेक्स्ट बेटा हम शुरू करने जा रहे हैं कनेक्टिंग लिंक्स। अब ये कनेक्टिंग लिंक्स क्या होते हैं? ऐसे ऑर्गेनिजम्स जिनमें दो अलग अलग ग्रुप्स के कैरेक्टर्स प्रेजेंट होते हैं, मतलब वो जो ऑर्गेनिजम्स बने वो क्या होगी, एक ट्रांजिशनल फॉर्म होगी, ठीक है। एक ग्रुप के कैरेक्टर भी, फिर उससे अगले ग्रुप के कैरेक्टर भी। पहले मैं एक एग्जांपल देती हूं बेटा, हमने एग्जांपल ले लिया, मान लो एम्फीबियन, ठीक है। देन एम्फीबियन के बाद क्या आएंगे, रेप्टाइल्स, रेप्टाइल्स, एम्फीबियन एंड देन रेप्टाइल्स, ठीक है। तो मान लो कोई एक ऐसा ऑर्गेनिज्म जिसमें एम्फीबियन के कैरेक्टर्स भी होंगे और रेप्टाइल्स के कैरेक्टर भी होंगे, इस ऑर्गेनिज्म को हम क्या बोल देंगे, कनेक्टिंग लिंक बोल देंगे, क्योंकि इसमें दो अलग अलग ग्रुप्स के कैरेक्टर्स प्रेजेंट होंगे। और ये जो एनिमल होगा ये क्या बन जाएगी, एक ट्रांजिशनल फॉर्म बन जाएगी इन बिटवीन द टू ग्रुप्स, ठीक है। तो पहले डेफिनेशंस देखो कनेक्टिंग लिंक्स की। सर्टेन लिविंग ऑर्गेनिज्म, डेड नहीं है, लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं, दे पोजेस कैरेक्टर ऑफ टू डिफरेंट ग्रुप्स, characters of two different groups, such organisms are called as connecting links. These confirm the concept of evolution. evolution में हम क्या पढ़ते हैं कि भाई कोई एक ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म था, उसमें थोड़े से चेंजेस आई, फिर उसके बाद नया ऑर्गेनिज्म बन गया, ठीक है। तो इसीलिए हम एक ग्रुप के बाद दूसरा, दूसरे ग्रुप के बाद तीसरा, तीसरे ग्रुप के बाद चौथा, जब इस तरह के एनिमल्स हम शो करते हैं तो हमें पता चलता है कि पहले ये वाले कैरेक्टर नहीं थे, अगले ऑर्गेनिजम्स में ये वाले कैरेक्टर आए, उससे अगले वाले में ये वाले कैरेक्टर आए। ये क्या शो करता है, एवोल्यूशन। तो सेम हमें ये ऑर्गेनिज्म, ये भी यहाँ पे यही शो कर रहा है, कॉन्सेप्ट ऑफ एवोल्यूशन। मीन्स देखो पहले उसमें एम्फीबियन के कैरेक्टर आए, पिछले वाले ग्रुप के कैरेक्टर हैं, फिर थोड़े एडवांस रेप्टाइल्स, उनके भी कैरेक्टर आए, मतलब एवोल्यूशन हुआ। इसके बाद वाले जो ऑर्गेनिजम्स बने होंगे वो सारे कैसे होंगे, रेप्टाइल्स। दिस कंफर्म द कॉन्सेप्ट ऑफ एवोल्यूशन बिकॉज दिस कैन बी रिगार्डेड ट्रांजिशनल फॉर्म, इन बिटवीन फॉर्म थ्रू विच देयर हायर रिलेटिव्स इवॉल्व फ्रॉम द लोअर रिलेटिव्स, जिनसे हायर रिलेटिव्स बने, किससे बेटा, फ्रॉम द लोअर रिलेटिव्स। अब एग्जाम्पल देखते हैं, एग्जाम्पल से आपको ज्यादा समझ आएगा बेटा। फर्स्ट एग्जाम्पल हम ले रहे हैं यूग्लिना। यूग्लिना हम पढ़ चुके हैं इन प्रोटिस्टा, ठीक है। जब प्रोटिस्टा में यूग्लिना पढ़ा था उस टाइम पे हम इसको शो कर रहे थे, इट इज ऑल्सो नोन एज प्लांट एनिमल प्रोटिस्टा। प्लांट एनिमल प्रोटिस्टा हमने क्यों बोला था, बिकॉज ये शो करता है मिक्सोट्रॉफिक टाइप ऑफ न्यूट्रिशन। मिक्सोट्रॉफिक टाइप ऑफ न्यूट्रिशन क्या था, ऑटोट्रॉफिक एंड हेट्रोट्रॉफिक बोथ, ऑटोट्रॉफिक एंड हेट्रोट्रॉफिक बोथ। कैसे, यूग्लिना में क्लोरोप्लास्ट इज प्रेजेंट, ठीक है, क्लोरोप्लास्ट इज प्रेजेंट। तो जब इसको सनलाइट मिलती है तो इन द प्रेजेंस ऑफ क्लोरोप्लास्ट इट इज एबल टू प्रिपेयर इट्स फूड, ठीक है। ये क्या करेगा, अपना खाना खुद बना लेगा, ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन शो करेगा इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। बट जब इसको सनलाइट नहीं मिलती है तो ये क्या करता है, हेट्रोट्रॉफिक ऑर्गेनिज्म की तरह काम करना शुरू कर देता है। बिकॉज ये दोनों तरह का न्यूट्रिशन शो करेगा तो इसको क्या बोलेंगे, हेट्रोट्रॉफिक ऑटोट्रॉफिक मिक्सिंग क्या होगी, मिक्सोट्रॉफिक टाइप ऑफ न्यूट्रिशन। तो देखो फर्स्ट यूग्लिना, इट इज अ कनेक्टिंग लिंक बिटवीन प्लांट्स एंड एनिमल्स। तो यूग्लिना एक लिंक है, कनेक्टिंग लिंक किस किस के बीच में, प्लांट
और एनिमल के बीच में। इट इज अ ट्रांजिशनल फॉर्म इन बिटवीन द प्लांट एंड एनिमल। प्लांट कैरेक्टर इंक्लूड प्रेजेंस ऑफ क्लोरोप्लास्ट। प्लांट की तरह इसमें कौन सा कैरेक्टर है? क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट है, और अगर क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट होगा तो ये क्या कर सकता है? अपना खाना खुद बना सकता है। एंड फोटोसिंथेसिस। अब देखो क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट है तो ये क्या करेगा? फोटोसिंथेसिस करेगा। एनिमल कैरेक्टर्स आर प्रेजेंस ऑफ साइटोफेरिंक्स। जब हम इसकी डायग्राम शो कर रहे थे तो बेटा इस तरह से हमने डायग्राम बनाई थी, और यहां पे हमने शो करा था ये साइटोफेरिंक्स, ठीक है, साइटोफेरिंक्स एंड पेरीप्लास्ट। बेटा इसमें सेल वॉल एब्सेंट थी यूग्लिना में, ठीक है, और बाहर जो हमें कवरिंग शो कर रहे थे उसका नाम क्या था? पेरीप्लास्ट, पेलिकल, याद करो, ठीक है। एंड मेटाबॉली। मेटाबॉली का मतलब क्या है? यूग्लिनोइड मूवमेंट को हम क्या बोलते हैं? मेटाबॉली। जैसे अगर हम इसको माइक्रोस्कोप के नीचे रख के इसको देखेंगे तो यूग्लिना मूव भी कर सकता है, इस तरह से राउंड स्ट्रक्चर बना लेगा, फिर इलोंगेटेड, फिर राउंड, फिर इलोंगेटेड, आगे से आगे मूव करता जाएगा, तो इसको हम क्या बोलेंगे? मेटाबॉली, मूवमेंट ऑफ यूग्लिना। तो इट इज अ ट्रांजिशनल फॉर्म इन बिटवीन द प्लांट एंड एनिमल। सेकेंड, बेलेनोग्लोसिस। बेलेनोग्लोसिस भी हमने पढ़ा है हेमिकॉर्डेटा में। जब कॉर्डेटा और हेमिकॉर्डेटा, जब कॉर्डेटा और नॉन कॉर्डेट्स हम पढ़ते हैं तो नॉन कॉर्डेट्स में लास्ट में आते हैं हेमिकॉर्डेटा, जिनको हम बोलते हैं हाफ कॉर्डेट्स, ठीक है। तो हेमिकॉर्डेटा का एक एग्जांपल हमने पढ़ा था बेलेनोग्लोसिस। बेलेनोग्लोसिस, तो देखो इट बिलोंग्स टू हेमिकॉर्डेटा, हाफ कॉर्डेट, हाफ कॉर्डेट, ठीक है। मतलब ना तो इसमें कॉर्डेट्स की तरह करेक्टर देखने को मिल रहे हैं, ना तो इसमें एग्जैक्टली अबाउट द नॉन कॉर्डेट्स, ठीक है, इन बिटवीन टू, कुछ उसके कुछ उसके। अच्छा, इट बिलोंग्स टू हेमिकॉर्डेटा। जब हम हेमिकॉर्डेटा पढ़ रहे थे तो उसमें हमने पढ़ा था देयर इज प्रेजेंस ऑफ स्टोमोकॉर्ड। बेटा याद रखना है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, हेमिकॉर्डेटा में प्रेजेंस ऑफ स्टोमोकॉर्ड। और स्टोमोकॉर्ड क्या था? इट इज एनालॉगस टू कॉर्डेट्स। किसके? कॉर्डेट में कौन सा करेक्टर? कॉर्डेट्स में नोटोकॉर्ड, ठीक है। स्टोमोकॉर्ड इट इज एनालॉगस टू, लिख लो साथ में, नोटोकॉर्ड। इट इज एनालॉगस टू नोटोकॉर्ड। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अच्छा आगे, तो इट इज अ कनेक्टिंग लिंक बिटवीन द नॉन कॉर्डेटा एंड कॉर्डेटा, ठीक है। स्टोमोकॉर्ड इज नॉट एग्जैक्टली द नोटोकॉर्ड, ठीक है, सेम नहीं होगी नोटोकॉर्ड की तरह, बट उसकी तरह फंक्शन जरूर करेगी, ठीक है। तो स्टोमोकॉर्ड की वजह से हम कुछ एनिमल्स को एक अलग से ग्रुप में रख देते हैं, जिसको हमने बोल दिया था हेमिकॉर्डेटा, हाफ कॉर्डेटा। बेटा इसमें एक और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हमने पढ़ा था नीट के लिए अबाउट द गिल स्लिट्स। गिल स्लिट्स ऑफ बेलेनोग्लोसिस दे आर नॉट वेंट्रल और लेटरल, कैसे थे? डॉर्सल। गिल स्लिट्स ऑफ बेलेनोग्लोसिस आर डॉर्सल, जबकि अगर हम कॉर्डेट्स देखते हैं तो कॉर्डेट्स के गिल स्लिट्स कैसे होते हैं? लेटरल होते हैं। कॉर्डेट्स के गिल स्लिट्स कैसे होंगे? लेटरल, जबकि बेलेनोग्लोसिस के गिल स्लिट्स कैसे होंगे? डॉर्सल होंगे। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर ऑब्जेक्टिव। थर्ड एग्जांपल, काइमेरा विच इज ऑल्सो नोन एज रैट फिश और रैबिट फिश। इट इज कनेक्टिंग लिंक बिटवीन कार्टिलेजिनस फिशेस, कॉन्ड्रिक्थीस एंड बोनी फिशेस। कार्टिलेजिनस फिशेस में इंपॉर्टेंट कैरेक्टर हमने पढ़ा था कि उनमें ऑपरक्यूलम इज प्रेजेंट, ठीक है। अच्छा आगे बेटा, नेक्स्ट, एग लेइंग मैमल्स। एग लेइंग मैमल्स वेरी इंपॉर्टेंट। पहले यहां तक देखो, कुछ पूछना है तो पूछ लो। एनी डाउट? नेक्स्ट बेटा, एविडेंसेस फ्रॉम
एग लेइंग मैमल्स, नेक्स्ट टॉपिक हम कर रहे हैं एग लेइंग मैमल्स। कनेक्टिंग लिंक में ही एक और एग्जाम्पल हम ले रहे हैं बेटा, एग लेइंग मैमल्स। ऐसे मैमल्स जो एग ले करेंगे। जनरली बेटा जो मैमल्स होते हैं दे आर नॉट एग लेइंग, दे आर विविपैरस विच गिव राइज टू यंग वंस, जो किसको बर्थ देते हैं, यंग वंस को बर्थ देते हैं। बट कुछ ऐसे भी मैमल्स हैं, एक्सेप्शन है बेटा ये, जो एग ले करते हैं, एग लेइंग मैमल्स। सो दे आर प्रिमिटिव मैमल्स, जो एग लेइंग मैमल्स हैं, पुराने मैमल्स हैं, विच आर कनेक्टिंग लिंक बिटवीन द रेप्टाइल्स एंड मैमल्स। याद रखना है, इट इज ए कनेक्टिंग लिंक बिटवीन रेप्टाइल एंड मैमल्स, नॉट बर्ड्स एंड मैमल्स बेटा, रेप्टाइल एंड मैमल्स के बीच में कनेक्टिंग लिंक। फॉर एग्जाम्पल, वेरी इंपॉर्टेंट नेम, ऑब्जेक्टिव में भी आपको क्वेश्चन पूछा जाता है, एग लेइंग मैमल्स के एग्जाम्पल, डक बिल्ड प्लेटिपस, दैट इज नोन एज ऑर्निथोरिंकस, साइंटिफिक नेम इज ऑर्निथोरिंकस। सेकेंड एग्जाम्पल, स्पाइनी एंट ईटर, दैट इज एकिडना। ऑर्निथोरिंकस एंड एकिडना, ये कैसे मैमल्स हैं जो एग ले करते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट। मैमिलियन फीचर्स इंक्लूड, तो ये तो एग ले कर रहे हैं, एग लेइंग फीचर किससे रिजेम्बलेंस शो कर रहा है, विद द रेप्टाइल। तो मैमल्स की तरह कौन से कैरेक्टर्स हैं, मैमल्स की तरह कैरेक्टर्स हैं प्रेजेंस ऑफ हेयर ऑन द बॉडी, मेमोरी ग्लैंड्स, डायफ्राम इज प्रेजेंट। रेप्टिलियन कैरेक्टर कौन सा होगा, प्रेजेंस ऑफ एग एंड क्लोका विच ओपन एक्सटीरियरली, ठीक है, एंड क्लोका। तो देखो कुछ एग्जांपल्स कनेक्टिंग लिंक के, इंपॉर्टेंट एग्जांपल्स हैं। वन इज यूग्लिना, कनेक्टिंग लिंक बिटवीन प्लांट एंड एनिमल। सेकेंड, बेलेनोग्लोसिस, connecting link between the chordates and non-chordates. Chimera, between the cartilaginous fishes and bony fishes. And then egg-laying mammals, between the reptiles and mammals. इसके अलावा दो और एग्जाम्पल नोट डाउन कर लो बेटा। पेरीपेटस, वन इज पेरीपेटस। पेरीपेटस is a connecting link between Annelida and Arthropoda. Annelida and Arthropoda. Second, Latimeria. It is a connecting link between the fishes and amphibians. Fishes and amphibians. Latimeria between fishes and amphibians. ठीक है बेटा। नेक्स्ट टॉपिक वेरी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट बेटा हम टॉपिक शुरू करने जा रहे हैं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, बोथ सब्जेक्टिव एंड ऑब्जेक्टिव। ठीक है, सब्जेक्टिव में भी ये लॉन्ग क्वेश्चन पूछा जाता है, ऑब्जेक्टिव में भी बहुत इंपॉर्टेंट, कुछ बहुत इंपॉर्टेंट चीजें बीच में आएंगी, मैं मार्क करवा दूंगी। तो फर्स्ट देखो, एविडेंसेस फ्रॉम एम्ब्रियोलॉजी। व्हाट इज एम्ब्रियोलॉजी? फॉर्मेशन ऑफ एम्ब्रियो। तो देखो एम्ब्रियो कैसे बनता है, जब गैमीट्स बनते हैं, गैमीट दो ही तरह के होंगे, मेल एंड फीमेल गैमीट। दोनों गैमीट्स जब आपस में कंबाइन करेंगे, ठीक है, तो क्या बनेगा, एम्ब्रियो बनेगा। ठीक है, बट कैसे, पहले देयर इज फॉर्मेशन ऑफ जाइगोट, जाइगोट से आगे धीरे धीरे डिवीजन होगी और आगे बनेगा एम्ब्रियो। तो जब एम्ब्रियो को स्टडी किया गया, एम्ब्रियोलॉजी दैट मीन स्टडी ऑफ एम्ब्रियो, तो फिर से हमें कुछ एविडेंसेस मिले, किसके लिए, फॉर द एवोल्यूशन। मतलब हमें इससे पता चला कि एम्ब्रियो में भी काफी सारी सिमिलैरिटीज थी, इसीलिए एंसेस्टर्स कैसे मानेंगे, फिर सेम मानेंगे। तो देखो एविडेंसेस फ्रॉम एम्ब्रियोलॉजी। एम्ब्रियोलॉजी इज डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो फ्रॉम जाइगोट। एम्ब्रियोलॉजी क्या है, डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो, किससे बना, फ्रॉम जाइगोट। एम्ब्रियोलॉजी प्रोवाइड अ नंबर ऑफ एविडेंसेस इन सपोर्ट ऑफ एवोल्यूशन। बहुत सारे एविडेंसेस देता है। पहला, सिमिलर अर्ली डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो। फर्स्ट पॉइंट हम ले रहे हैं, सिमिलर अर्ली डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो। तो एम्ब्रियो की डेवलपमेंट कैसे होगी, जो आप पढ़ चुके हो एग्जाम्पल फर्स्ट यूनिट में, उसी से ही मैं उठा रही हूं एग्जाम्पल।
सबसे पहले बेटा देयर इज फॉर्मेशन ऑफ मेल गैमेट दैट इज स्पर्म बाय द स्पर्मेटोजेनेसिस, देयर इज फॉर्मेशन ऑफ फीमेल गैमेट दैट इज एग बाय द oogenesis। दोनों ही कैसे थे? हैप्लॉइड इन नेचर। जब ये दोनों आपस में कंबाइन करे बाय द कॉपुलेशन देयर इज फॉर्मेशन ऑफ जाइगोट। अब ये जो जाइगोट बना ये कैसा था बेटा? डिप्लॉइड बना और एक सिंगल ही सेल है। याद रखना है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जाइगोट कैसा है? वन सिंगल सेल, बट कैसा? डिप्लॉइड इन नेचर। हैप्लॉइड हैप्लॉइड आपस में मिले क्या बन गया? डिप्लॉइड बन गया। अब इसी जाइगोट से आगे एम्ब्रियो बनना है। तो ह्यूमन बीइंग में जब हमने डेवलपमेंट पढ़ी थी तब हमने पढ़ा था कि फर्स्ट देयर इज माइटोसिस डिवीजन, और उसके बाद क्या होगा? आगे से आगे नए नए सेल्स बनते जाएंगे। तो कुछ स्टेजेस बनेगी, जैसे एक सॉलिड बॉल ऑफ सेल दैट इज नोन एज मोरुला। ये जो सॉलिड बॉल ऑफ सेल बन रही है दैट इज नोन एज मोरुला। फिर मोरुला के बाद क्या बना था? देयर इज फॉर्मेशन ऑफ ब्लास्टुला, या फिर मैमल्स के केस में, ह्यूमन बीइंग के केस में हमने इसको क्या बोला था? ब्लास्टोसिस्ट। तो आगे क्या बना? ब्लास्टोसिस्ट बना। ब्लास्टोसिस्ट में ऐसे बाहर एक सेल की लेयर थी ट्रोफोब्लास्ट, अंदर इनर मास ऑफ सेल इस तरह से, और एक कैविटी भी प्रेजेंट थी जिस कैविटी को हमने बोल दिया था ब्लास्टोसील कैविटी। सो दिस इज ब्लास्टुला या फिर ब्लास्टोसिस्ट। ठीक है, तो जब एम्ब्रियो की स्टडी की गई तो देखा गया कि अलग अलग ऑर्गेनिज्म कौन लेंगे हम यहाँ पे? वर्टिब्रेट्स। सभी वर्टिब्रेट्स में पहले गैमीट्स बनेंगे, गैमीट्स आपस में फ्यूज करेंगे, जाइगोट बनेगा, जाइगोट से बाद क्या बनेगा? मोरुला बनेगा विच इज अ सॉलिड बॉल ऑफ सेल्स, एंड देन देयर इज फॉर्मेशन ऑफ ब्लास्टोसिस्ट। फिर ब्लास्टोसिस्ट के बाद क्या बनेगा? गैस्ट्रुला हैविंग द जर्म लेयर्स। वो डिपेंड करता है कि ऑर्गेनिज्म कैसा है, डिप्लोब्लास्टिक या फिर ट्रिप्लोब्लास्टिक। जो डिप्लोब्लास्टिक होंगे उनमें 2 जर्म लेयर्स, जो ट्रिप्लोब्लास्टिक होंगे उनमें 3 जर्म लेयर्स। तो फर्स्ट पॉइंट, सिमिलर अर्ली डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो। All the animal embryo begin their development from a single celled zygote. Underline कर लो, साथ में लिख लो बेटा 2n. Zygote is always diploid in nature, always. Forming first a solid ball of cell. Underline करो, solid ball of cell. साथ में लिख लो बेटा मोरुला. Solid ball of cell कौन सी है? मोरुला लिखा हुआ है। अ हॉलो बॉल, उसके बाद एक हॉलो बॉल बनेगी दैट इज नोन एज ब्लास्टुला। ब्लास्टुला क्यों बोला? बिकॉज ऑफ कैविटी दैट इज नोन एज ब्लास्टोसील कैविटी। एंड आफ्टर दैट देयर इज फॉर्मेशन ऑफ 2 लेयर्ड और 3 लेयर्ड गैस्ट्रुला। जो डिप्लोब्लास्टिक होंगे उनमें 2 जर्म लेयर्स, जो ट्रिप्लोब्लास्टिक होंगे उनमें 3 जर्म लेयर्स। हम क्या हैं? ट्रिप्लोब्लास्टिक एनिमल्स हैविंग 3 जर्म लेयर्स। ठीक है, 2 और 3 जर्म लेयर्स प्रोड्यूस सिमिलर टाइप ऑफ स्ट्रक्चर इन ऑल द एनिमल्स, और फिर आगे उन जर्म लेयर से सेम तरह के स्ट्रक्चर्स बनेंगे सभी ऑर्गेनिजम्स में। ठीक है, तो हमने देख लिया दिस इज अर्ली डेवलपमेंट ऑफ द एम्ब्रियो। चाहे हम किसी भी वर्टिब्रेट्स का एग्जाम्पल ले लें, फिशेस का एग्जाम्पल लें, एम्फीबियन का एग्जाम्पल ले लें, रेप्टाइल्स का एग्जाम्पल ले लें, बर्ड्स का, मैमल्स का, सब में बेटा अर्ली डेवलपमेंट इज सेम। ठीक है, तो इससे हमें क्या पता चलता है कि अगर अर्ली डेवलपमेंट सेम है मतलब एंसेस्टर्स इन सबके सेम होंगे। ठीक है, तो ये था फर्स्ट पॉइंट। सेकंड पॉइंट, सिमिलर वर्टिब्रेट एम्ब्रियो। सिमिलर वर्टिब्रेट एम्ब्रियो। ठीक है, तो देखो वर्टिब्रेट एम्ब्रियो रिजेंबल वन अनदर इन अर्ली स्टेजेस। बेटा अगर हम एम्ब्रियो का स्ट्रक्चर देखें, मतलब इसके बाद जो एम्ब्रियो बना, ठीक है, ये जो मैंने डायग्राम शो करी ना, इसके बाद वाला जो एम्ब्रियो बना कुछ इस तरह से एम्ब्रियो होगा। ठीक है, एक रफ सी डायग्राम में शो कर रही हूं, इस तरह से एम्ब्रियो बनेगा। ठीक है, इस तरह से एम्ब्रियो बनेगा। तो ये एम्ब्रियो सबके अंदर सेम होगा, चाहे हम फिशेस का एग्जाम्पल लें,
चाहे हम रेप्टाइल्स का एग्जाम्पल लें, चाहे हम बर्ड्स का एग्जाम्पल लें, चाहे हम मैमल्स का एग्जाम्पल लें, मतलब जो अर्ली एम्ब्रियो बनेगा वो सब में सेम स्ट्रक्चर होगा, ठीक है, फिशेस का, एम्फीबियन का, रेप्टाइल्स का, बर्ड्स का, मैमल्स का. वर्टिब्रेट एम्ब्रियो रिजेंबल वन अनदर इन अर्ली स्टेजेस, वो तो हमने पढ़ लिया. द रिजेंबलेंस इज सो मच दैट इट इज वेरी डिफिकल्ट टू डिफरेंशिएट, अंडरलाइन, फिश एम्ब्रियो फ्रॉम अर्ली मैमिलियन एम्ब्रियो. और जब ये एम्ब्रियो बनेगा तो मान लो आपके सामने एक फिश का एम्ब्रियो रखा है और एक एम्ब्रियो रखा है मैमल्स का, तो आप उसमें डिस्टिंग्विश नहीं कर पाओगे कि फिशेस का एम्ब्रियो कौन सा है और मैमल्स का एम्ब्रियो कौन सा है, उनके बीच में इतनी सिमिलैरिटी होगी, ठीक है. आगे, एम्ब्रियो ऑफ क्लोजली रिलेटेड एनिमल्स, क्लोजली रिलेटेड जो पास पास वाले ग्रुप हैं, जैसे साथ में लिख लो, फिशेस एंड एम्फीबियंस, फिशेस एंड एम्फीबियंस, ठीक है, पास पास वाले ग्रुप है. एम्ब्रियो ऑफ क्लोजली रिलेटेड एनिमल्स रिजेंबल मोर एंड मोर, जो क्लोजली रिलेटेड होंगे उनका एम्ब्रियो ज्यादा रिजेंबलेंस शो करेगा फॉर लॉन्गर ड्यूरेशन के लिए, और ज्यादा ड्यूरेशन के लिए, एज कंपेयर टू, अंडरलाइन, एम्ब्रियो ऑफ डिस्टेंटली रिलेटेड एनिमल्स. डिस्टेंटली रिलेटेड एनिमल्स कौन से आए, साथ में लिख लो, फिशेस एंड मैमल्स. अगर हम फिशेस और मैमल्स को कंपेयर करें तो उनका एम्ब्रियो, और फिशेस और एम्फीबियन को कंपेयर करें तो उनका एम्ब्रियो फिशेस और एम्फीबियन का ज्यादा मैच करेगा. थोड़ी सी डिसिमिलैरिटी इन बिटवीन द फिशेस एंड मैमल्स एम्ब्रियो, ठीक है, बट इतनी ज्यादा डिस्टिंग्विश नहीं हो पाएगा, ठीक है. आगे, थर्ड पॉइंट, डेवलपमेंट ऑफ वर्टिब्रेट ऑर्गन्स. डेवलपमेंट ऑफ वर्टिब्रेट ऑर्गन्स, ऑर्गन्स में हम कुछ पर्टिकुलर एग्जांपल लेंगे, हार्ट, ब्रेन, ठीक है. डेवलपमेंट स्टेजेस ऑफ वेरियस वर्टिब्रेट ऑर्गन लाइक, अंडरलाइन करो बेटा, हार्ट, ब्रेन, किडनी एंड ईयर आर सिमिलर. कोई भी वर्टिब्रेट का एग्जांपल ले लो, सारे वर्टिब्रेट के जो ऑर्गन्स होंगे, जैसे कि हार्ट, ठीक है, सबकी डेवलपमेंट सेम तरह की. जैसे अब हम बोलने को तो बोल देते हैं कि हमारा देखो जो हार्ट है इट इज 4 चैम्बर्ड, फिशेस का जो हार्ट है इट इज 2 चैम्बर्ड, एम्फीबियन का जो हार्ट है इट इज 3 चैम्बर्ड, ठीक है. बट जब स्टार्टिंग में डेवलपमेंट शुरू होती है तो हमारा जो हार्ट होगा सबसे पहले बनेगा 2 चैम्बर्ड, उसके बाद बनेगा 3 चैम्बर्ड, देन देयर इज फॉर्मेशन ऑफ 4 चैम्बर्ड हार्ट. इसलिए अगर हम ओवरऑल डेवलपमेंट की बात करें तो सब में सेम, मतलब ओरिजिन इज सेम. हम ये भी बोल सकते हैं, जैसे हम पर्टिकुलर एग्जांपल ले रहे हैं हार्ट और ब्रेन का, सारे वर्टिब्रेट्स का, तो इनका ओरिजिन सबका कैसा होगा, सेम, बट आगे क्योंकि स्ट्रक्चर अलग अलग हो गया, ठीक है, इसलिए हम इनको अब किस में काउंट कर सकते हैं, होमोलोगस या एनालॉगस, इन होमोलोगस ऑर्गन. बेटा आपके होमोलोगस ऑर्गन में एनसीईआरटी में एक और एग्जांपल गिवन है, दैट इज ब्रेन एंड हार्ट. वर्टिब्रेट ब्रेन और हार्ट ये क्या होंगे बेटा, होमोलोगस ऑर्गन्स. तो पहले तो इसके साथ एनसर्कल करके इन दोनों को साथ में लिख लो, होमोलोगस ऑर्गन्स. वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन. दिस इंडिकेट अ कॉमन एंसेस्ट्री ऑफ द वर्टिब्रेट्स, क्योंकि डेवलपमेंट सबकी जो स्टार्टिंग डेवलपमेंट होगी वो सबकी सेम होगी, इसलिए हमने इनको क्या बोल दिया, इनके एंसेस्टर्स कैसे हैं, सेम है. फॉर एग्जाम्पल 4 चैम्बर्ड हार्ट ऑफ बर्ड्स एंड मैमल is initially 2 chambered in the embryo which is similar to fishes. जब embryo बनेगा तो पहले क्या बनेगा, 2 chambered heart, then it is 3 chambered heart in the embryo stage, जो किससे resemblance कर रहा है, with the amphibians, and finally it become 4 chambered heart, और बाद में जाके फिर ये क्या बनेगा, 4 chambered heart. तो बेस्ट एग्जाम्पल हम यहाँ पे ले सकते हैं हार्ट एंड ब्रेन. साथ में आपने मेंशन करना है दोनों ही क्या हैं बेटा, होमोलोगस ऑर्गन्स. वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, होमोलोगस ऑर्गन इन द वर्टिब्रेट्स, हार्ट एंड ब्रेन. क्लियर. फोर्थ पॉइंट, रेट्रोग्रेसिव मेटामॉर्फोसिस. रेट्रो
retrogressive metamorphosis. Animals like Hardmania. जब हम कॉर्डेट्स पढ़ रहे थे, कॉर्डेट्स में हमने पढ़ा था आगे सब डिविजन्स, प्रोटोकॉर्डेट्स जिसमें यूरोकॉर्डेट्स एंड सिफेलोकॉर्डेट्स हमने पढ़े थे. तो हार्डमेनिया इज यूरोकॉर्डेट. अच्छा, आर डीजनरेट. जो हार्डमेनिया ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो कैसे ऑर्गेनिजम्स होते हैं? डीजनरेट. डीजनरेट हम क्यों वर्ड यूज कर रहे हैं? क्योंकि हार्डमेनिया में बेटा बहुत सारे ऐसे ऑर्गन देखे जाते हैं या बहुत सारे ऐसे करेक्टर्स देखे जाते हैं जो एम्ब्रियो में या लार्वा में तो प्रेजेंट होता है, बट जब इसकी अडल्ट स्टेज बनेगी तब ये प्रेजेंट नहीं होगा. ठीक है, यहां पे हम कंपैरिजन शो करेंगे. रेट्रोग्रेसिव मेटामॉर्फोसिस का मतलब क्या होता है? रेट्रोग्रेसिव मेटामॉर्फोसिस होता है ऐसे करेक्टर्स जो लार्वा में तो प्रेजेंट हैं, बट जब आगे अडल्ट स्टेज आएगी तो वो करेक्टर लॉस्ट हो जाएंगे. तो ऑर्गेनिज्म कैसा बन जाएगा? डीजनरेट बन जाएगा. ठीक है, डीजनरेटेड ऑर्गेनिज्म. और इस तरह की डेवलपमेंट को हम क्या शो करते हैं? रेट्रोग्रेसिव मेटामॉर्फोसिस. Animals like Herdmania are degenerate and do not show resemblance to the other group of the animals. बाकी किसी ग्रुप के साथ ये मैच नहीं करते इसके करेक्टर्स. अगर इसकी हम एम्ब्रियो स्टडी करते हैं, हैज हेल्प इन फाइंडिंग देयर ट्रू सिस्टमैटिक पोजीशन. तो जब एम्ब्रियो स्टडी किया तो उसमें क्या पता चला कि हार्डमेनिया इट हैज सिंपल बॉडी एंड शो. जब इसका अडल्ट देखा गया तो एक सिंपल बॉडी है एंड इट शो नो कॉर्डेट करेक्टर. इसमें किसी तरह के कोई कॉर्डेट करेक्टर नहीं देखेंगे, पर स्टिल हम इसको किस में रखते हैं? कॉर्डेट में ही रखते हैं. तो वो कैसे पता चला होगा? वो पता चला होगा उसकी एम्ब्रियोलॉजी देख के. ठीक है, जब एम्ब्रियो की स्टडी करी गई तो पता चला कि उस एम्ब्रियो में जो एक लार्वल स्टेज बनती है, टैडपोल लार्वा, उस लार्वा में बहुत सारे कॉर्डेट के करेक्टर देखे जाते हैं, बट वो कॉर्डेट करेक्टर जब अडल्ट बनेगा तो लॉस्ट हो जाएंगे. ठीक है, इट्स लार्वा, टैडपोल लार्वा शो ऑल द कॉर्डेट करेक्टर्स दैट प्रूव कि हार्डमेनिया क्या है? कॉर्डेट है. अदरवाइज इसका जो अडल्ट होता है इट इज वेरी सिंपल बॉडी एंड देयर आर नो कॉर्डेट करेक्टर इन द हार्डमेनिया अडल्ट. आगे, टेम्परेरी एम्ब्रियोनिक स्ट्रक्चर. नेक्स्ट पॉइंट है बेटा टेम्परेरी एम्ब्रियोनिक स्ट्रक्चर. अब देखो ये क्या है? टेम्परेरी एम्ब्रियोनिक स्ट्रक्चर मतलब कुछ ऐसे स्ट्रक्चर जो टेम्परेरली डेवलप होंगे. कहां पे? इन द एम्ब्रियो, बट अडल्ट में वो स्ट्रक्चर्स नहीं होंगे. ठीक है, तो जैसे देखो एम्ब्रियो ऑफन पोजेस सम नॉन फंक्शनल स्ट्रक्चर्स. कभी कभी एम्ब्रियो में नॉन फंक्शनल स्ट्रक्चर्स भी बन जाते हैं विच लेटर डिसअपियर, जो बाद में डिसअपियर हो जाते हैं. अब यहां पे हम एग्जाम्पल ले रहे हैं बर्ड्स का. ठीक है, बर्ड्स का एग्जाम्पल ले रहे हैं. जब बर्ड्स का एम्ब्रियो बनता है इट पोजेस टूथ बड्स, जबकि हमें पता है बर्ड्स में टीथ आर एब्सेंट, बट इसका जो एम्ब्रियो होगा, एम्ब्रियो में टूथ बड्स आर प्रेजेंट. एम्ब्रियो में टूथ बड्स आर प्रेजेंट. तो दे पोजेस टूथ बड्स. टूथ बड अब क्या शो कर रहे हैं? ये शो कर रहे हैं एंसेस्ट्री. किसके साथ? इससे पिछले ग्रुप के साथ. तो पिछला ग्रुप क्या था? रेप्टाइल. किसके साथ शो कर रहे हैं बेटा अपनी एंसेस्ट्री? विद द रेप्टाइल. ये शो कर रहे हैं रेप्टाइल एंसेस्ट्री. ठीक है, अच्छा, तो दे पोजेस टूथ बड्स दो द एम्ब्रियो डज नॉट टेक एनीथिंग थ्रू द माउथ. भले ही एम्ब्रियो माउथ के थ्रू कुछ नहीं लेगा. ठीक है, माउथ के थ्रू कुछ भी गेन नहीं करेगा, बट स्टिल उसमें टूथ बड्स आर प्रेजेंट एंड नॉट टेक एनीथिंग थ्रू इट्स माउथ. Thus these are of no use. बट ये जो अब देखो टूथ बड्स इनमें बन रहे हैं बिकॉज इनका कोई यूज नहीं होगा. इसका मतलब ये किसी काम के नहीं है टूथ बड्स. ठीक है, बट फिर भी अपीयर हो रहे हैं.
शो कर रहे हैं रेप्टाइल एंसेस्ट्री। द अडल्ट बर्ड विच फीड ऑन द सॉलिड, और जो अडल्ट होते हैं बर्ड्स के आगे जो अडल्ट बनेंगे बेटा वो कैसे होंगे, उनमें बीक प्रेजेंट होगी, देयर आर नो टीथ, ठीक है। सो दे डू नॉट हैव टीथ, सो टूथ बड्स ऑफ द बर्ड्स एम्ब्रियो इंडिकेट दैट बर्ड्स आर इवॉल्व्ड फ्रॉम द टूथड रेप्टाइल्स। तो इससे हमें क्या पता चला कि बर्ड्स कहां से ओरिजिनेट हो रहे हैं, टूथड रेप्टाइल्स से ओरिजिनेट हो रहे हैं, अदरवाइज उनके अंदर टीथ का नो फंक्शन। बेटा नेक्स्ट रिकैपिचुलेशन थ्योरी। रिकैपिचुलेशन थ्योरी, रिकैपिचुलेशन का मतलब क्या होता है, दोहराना, रिपीट करना, ठीक है। रिकैपिचुलेशन थ्योरी, अर्नस्ट हैक्ल एंड सर्कल, वेरी इंपॉर्टेंट नेम, अर्नस्ट हैक्ल पुट फॉरवर्ड बायोजेनेटिक लॉ। अर्नस्ट हैक्ल ने एक लॉ दिया दैट इज नोन एज बायोजेनेटिक लॉ। इट स्टेट दैट, और इस लॉ के अकॉर्डिंग क्या था, ऑन्टोजेनी रिपीट फाइलोजेनी, ऑन्टोजेनी रिपीट फाइलोजेनी, ऑन्टोजेनी रिपीट फाइलोजेनी। ऑन्टोजेनी का मतलब क्या होता है, लाइफ हिस्ट्री। ऑन्टोजेनी का मतलब क्या हुआ, लाइफ हिस्ट्री, लाइफ हिस्ट्री। और फाइलोजेनी का मतलब क्या हुआ, एवोल्यूशनरी हिस्ट्री। फाइलोजेनी का मतलब हुआ एवोल्यूशनरी हिस्ट्री, फाइलोजेनी एवोल्यूशनरी हिस्ट्री। तो देखो ऑन्टोजेनी इज द लाइफ हिस्ट्री ऑफ द ऑर्गेनिज्म, वाइल फाइलोजेनी इट इज द एवोल्यूशनरी हिस्ट्री ऑफ द ऑर्गेनिज्म। बेटा ध्यान से समझना, थ्योरी बहुत इंपॉर्टेंट है। पहला तो अर्नस्ट हैक्ल का नाम इंपॉर्टेंट, उसके बाद देखो अब दिस थ्योरी स्टेट दैट, अंडरलाइन करो, एन एनिमल इन इट्स डिवेलपमेंट, जब कोई एनिमल डिवेल्प होता है, ठीक है, डिवेलपमेंट कहां से शुरू होगी, फ्रॉम द एग, एग से आगे क्या बनेगा, अडल्ट बनेगा। तो व्हेन देयर इज डिवेलपमेंट ऑफ organism from egg to adult, it recapitulates in a condensed form all the stages which its ancestor have passed in the course of its evolution। जैसे मैं एग्जांपल दे रही हूं, एग से आगे क्या बनेगा, अडल्ट बनेगा, ठीक है। तो ये कह रहे हैं रिकैपिचुलेशन थ्योरी क्या बोल रही है कि जब एक ऑर्गेनिज्म अडल्ट बनेगा फ्रॉम एग, जब एक ऑर्गेनिज्म अडल्ट बनेगा फ्रॉम एग, तो वो अपनी एंसेस्ट्री की सारी स्टेजेस रिपीट करेगा, ठीक है। जो भी उसके एंसेस्टर्स होंगे सारी स्टेजेस यहां पे रिपीट होंगी व्हेन देयर इज डेवलपमेंट ऑफ एन ऑर्गेनिज्म। बट आप खुद सोचो, अगर एग से अडल्ट बन रहा है तो मान लो अच्छा ठीक है, एम्ब्रियोनिक स्टेजेस तो रिपीट हो सकती हैं, बट अडल्ट स्टेजेस भी रिपीट हो सकती हैं, नो, देयर इज नो रेपिटेशन ऑफ अडल्ट स्टेजेस, ठीक है। तो वैसे तो ठीक था कि डेवलपमेंट के टाइम पे जब एम्ब्रियो से अडल्ट बनेगा तो स्टेजेस रिपीट हो सकती हैं एवोल्यूशनरी, बट अडल्ट स्टेजेस कभी भी रिपीट नहीं होती है। तो देयर इज सम मॉडिफिकेशन इन दिस थ्योरी, ठीक है। अच्छा, तो दिस थ्योरी स्टेट दैट, फिर से दोबारा मैं रिपीट कर रही हूं, वेरी इंपॉर्टेंट, एन एनिमल इन इट्स डेवलपमेंट फ्रॉम एग टू अडल्ट, जब एक एनिमल एग से अडल्ट बनेगा, इट रिपीट्स और recapitulates in a condensed form all the stages through which its ancestor have passed in the course of their evolution। एक और एग्जाम्पल मैं यहाँ पे रख रही हूँ, जैसे मान लो हम अपना एग्जाम्पल ले रहे हैं, ठीक है, हम हैं अडल्ट, तो जब जाइगोट से अडल्ट ह्यूमन बीइंग बनेगा, ठीक है, जब बेबी बनेगा, ठीक है, कंप्लीट फुली डेवलप्ड बेबी बनेगा, तो क्या एवोल्यूशनरी सारी डेवलपमेंट स्टेजेस रिपीट होगी। जैसे हमारे एवोल्यूशन में हम पढ़ते हैं कि हम किससे इवॉल्व हुए हैं, फ्रॉम रामापिथेकस, ठीक है, हम पढ़ चुके हैं, या एप्स, मंकीज, उनसे हम ओरिजिनेट हुए हैं। तो क्या वो सारी स्टेजेस आएंगी, नहीं आएंगी, ठीक है। अडल्ट स्टेजेस कभी भी नहीं आ सकती हैं, एम्ब्रियोनिक स्टेजेस आ सकती हैं सिर्फ, ठीक है। तो देखो
बस इसका लास्ट पॉइंट, हाउएवर दिस प्रपोजल वॉज डिसअप्रूव्ड ऑन केयरफुल स्टडी परफॉर्म्ड बाई, अंडरलाइन करो, कार्ल अर्न्स्ट वॉन बेयर, एंड सर्कल कर लो बेटा नाम, वेरी इंपॉर्टेंट नेम, नीट में आ चुका है ये क्वेश्चन, ठीक है। इन्होंने क्या किया, इस थ्योरी को, इस प्रपोजल को डिसअप्रूव कर दिया और मॉडिफाई किया। ही नोटेड दैट एम्ब्रियो नेवर पास थ्रू द, अंडरलाइन, अडल्ट स्टेज ऑफ अदर एनिमल्स, एम्ब्रियो कभी भी अडल्ट स्टेज के थ्रू पास नहीं होगा। रिकैपिचुलेशन इज ओनली ऑफ एम्ब्रियो ऑफ एंसेस्टर्स, अंडरलाइन कर लो, एम्ब्रियोज ऑफ एंसेस्टर। रिकैपिचुलेशन सिर्फ किसका होगा, एम्ब्रियो का ही होगा, ठीक है। कौन सी स्टेजेस दोहराई जाएंगी, ओनली एम्ब्रियोनिक स्टेजेस, ठीक है। अडल्ट स्टेजेस कभी भी रिपीट नहीं होंगी, क्लियर। तो ये 6 पॉइंट थे, सिमिलर अर्ली डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो, सेकंड पॉइंट सिमिलर वर्टिब्रेट एम्ब्रियो, देन डेवलपमेंट ऑफ वर्टिब्रेट ऑर्गन जिसमें हमने बहुत इंपॉर्टेंट चीज पढ़ी, हार्ट एंड ब्रेन, रेट्रोग्रेसिव मेटामॉर्फोसिस, मतलब कुछ ऐसे करेक्टर्स जो लार्वा में प्रेजेंट हैं, अडल्ट में नहीं है, टेम्परेरी एम्ब्रियोनिक स्ट्रक्चर्स लाइक प्रेजेंस ऑफ टूथ बड्स, एंड रिकैपिचुलेशन थ्योरी, ऑन्टोजेनी, रिपीट फाइलोजेनी। इसमें कुछ एग्जाम्पल, 2 एग्जाम्पल और, ठीक है। कौन कौन से, टैडपोल ऑफ लार्वा, अडल्ट फ्रॉग डज नॉट हैव टेल, गिल्स एंड लेटरल लाइन, बट ये किस में प्रेजेंट होता है, इसकी लार्वल स्टेज में प्रेजेंट होता है। फ्रॉग में जो इसका टैडपोल लार्वा प्रेजेंट होगा उसमें कुछ फिशेस से रिलेटेड कैरेक्टर्स देखे जाएंगे बट नॉट इन द अडल्ट, ठीक है। ड्यूरिंग इट्स लाइफ हिस्ट्री इट पासेस थ्रू टैडपोल लार्वा स्टेज हैविंग ऑल दीज फिश लाइक कैरेक्टर्स। यहाँ पे जो हम कैरेक्टर्स पढ़ रहे हैं, टेल, गिल्स, लेटरल लाइन, वो किसकी तरह कैरेक्टर है, फिशेस की तरह, which are present only in the larva of the frog. This indicate that frog has evolved from the fish-like ancestors. मतलब amphibian किससे develop हुए, fishes की तरह organism से develop हुए। Example from plants. Number 1, 2 example हैं बस। Protonema stage, Protonema stage, Protonema stage। अच्छा, प्रोटोनिमा क्या है, एक क्रीपिंग ब्रांच्ड स्ट्रक्चर, फिलामेंटस स्टेज विच इज फाउंड इन डेवलपमेंट ऑफ फ्यूनेरिया। वेट 1 मिनट, पर यार टॉपिक 2 रह गए पॉइंट बीच में, बस 2 मिनट का रह गया। अच्छा, तो सेकेंड एग्जाम्पल, प्लांट्स का एग्जाम्पल ले रहे हैं। 1 इज प्रोटोनिमा स्टेज। प्रोटोनिमा हमने ब्रायोफाइट्स में पढ़ी थी। प्रोटोनिमा स्टेज हमने पढ़ा था, देयर इज ब्रांच्ड स्ट्रक्चर, क्रीपिंग ब्रांच्ड फिलामेंटस स्टेज डिवेल्प इन द फ्यूनेरिया। फ्यूनेरिया क्या है, मॉस। जब स्पोर बनेगा उसके बाद पहले प्रोटोनिमा बनेगा, फिर जाके अडल्ट स्टेज बनेगी। दिस स्टेज रिजेंबल द फिलामेंटस ग्रीन एल्गी। तो जो प्रोटोनिमा बना वो इस तरह से स्ट्रक्चर है, क्रीपिंग ग्रीन ब्रांच स्ट्रक्चर, किसकी तरह, ग्रीन एल्गी की तरह, ठीक है। दिस इंडिकेट, अब इसने क्या शो करा, प्रोटोनिमा क्या शो कर रहा है, एंसेस्ट्री शो कर रहा है विद द एल्गी, इट शो एंसेस्ट्री विद द एल्गी ऑफ एल्गी। Similar early development of embryo, resemblance of vertebrate embryo, development of embryo organ and presence of temporary embryonic structure can also be explained by biogenetic law. Ontogeny, repeat, phylogeny, मतलब जितनी भी चीजें हमने यहाँ पे सारी पढ़ी वो सारी क्या शो कर रही हैं, ontogeny, repeats, phylogeny, ठीक है। थैंक यू बेटा, थैंक यू सो मच। बाकी नेक्स्ट